हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस सेकंड लेक्चर में हम अपने टॉपिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था वो डिस्कशन था हमारा कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, किसने यूज़ किया, किस किताब में यूज़ किया, कब किया। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में मालूम चला। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक कहते किसको है इसके बारे में आपको पता चला। पहला जो लेक्चर था उसमें बस ये 3-4 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स डेफिनेशन के बारे में इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स को कितने ब्रांच में डिवाइड करा गया। स्कार्सिटी और एबेंडेंस के बारे में पढ़ोगे। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या और इसके राइज होने के कारण क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक अगर आपके माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस क्लास के पढ़े हुए टॉपिक अगर आपको याद हैं, इफ यू रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट जो आप विच यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, तो फिर क्या कहना, ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना है और आप इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करोगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप आराम से करके आ जाओ और रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, क्लास के चीज़ों को हमने जिस तरीके से समझा दिया है उस पर आपको फोकस करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है एंड डेफिनेशंस को माइंड में रिकॉल करना है। देखो, मेक आप अक्सर क्या होता है ना, स्टूडेंट का फोकस होता है नोट कर लें, लिख लें। नोट करिए, बट उस नोट करने का पर्पस क्या, आप क्यों नोट कर रहे हो? अगर भूल जाएंगे तो रिकॉल करेंगे, अगर भूल जाएंगे तो रिकॉल करेंगे। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको चीजों को याद रखना, क्योंकि जब हम भूलेंगे तब याद याद करने के लिए कॉपी पे जाएंगे ना, दोबारा से नोट्स देखेंगे ना। अगर हमें इंफॉर्मेशन याद है तो क्या हमें वहां पे बार बार विजिट करने की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कोशिश हमेशा इस सब्जेक्ट के साथ आप ये करेंगे, इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस होगा वो आपको याद रहे, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट से बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे जिसके बारे में आपको आम बोलचाल भाषा में यूज नहीं होता है, आम रोजमर्रा की जिंदगी में वो टर्म्स यूज नहीं होते हैं, तो शायद आपको वो उस तरीके से याद नहीं रहे। बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली चीजें होते हुए देखते हैं तो वो चीजें हमें याद रह जाती है कि इसका ये मीनिंग है। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टर्म्स आपके सामने आएंगे, बट वो टर्म्स जो है ना वो इसी सब्जेक्ट में यूज होते हैं और उसके बारे में अगर आपको डेफिनेशंस नहीं पता है, उसका मीनिंग नहीं पता है, तो फिर आप स्ट्रगल करने वाले हो। तो इसलिए सबसे आसान तरीका है कि जो आपने पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए। इट शुड बी देयर इन योर ब्रेन। आई होप बात समझ में आई हो। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, द सेकंड लेक्चर हमारा आज का। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स कहते हैं किसको। देखिए, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, हम उस संसाधन से अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर आपके फादर ने पॉकेट मनी दिया 100 रुपीज, आपको पता होगा कि ये 100 रुपीज सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, यू नीड मोर मनी, बट स्टिल आप क्या चाहोगे, उस 100 रुपये से आप अपना ज्यादा से ज्यादा जरूरत को पूरा करना चाहोगे। सही है। उसी तरीके से ये तो बात हो गई इंडिविजुअल लेवल की कि मैं, मेरे फादर ने 100 रुपीज दिया है तो हम उससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरा कर लें। हालांकि ज़रूरतें तो अनलिमिटेड है, वी नो दैट नीड्स आर अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएं, वो ये कि अगर हमारा नीड्स अनलिमिटेड है, और नीड्स और वांट्स, वांट्स हमारा अनलिमिटेड है, नीड तो लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड। अब कहेंगे नीड्स और वांट्स ये दो अलग अलग चीज़ें हम क्यों, नीड मतलब ज़रूरतें, हमारी ज़रूरतें बहुत थोड़ी होती हैं लेकिन हमारी इच्छाएं ज़्यादा होती है, वांट्स ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, खाना पीना हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि भाई क्या खाना चाहोगे, तो हमेशा हम चाहेंगे कि कुछ अच्छा खाएं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं या घर पे कुछ अच्छा बना के खाएं। तो वांट्स और नीड, नीड हमारा है तो फूड, क्योंकि वो हमारे भूख को मिटाएगा, और वांट क्या हो गया,
अच्छा खाना, रेस्टोरेंट के खाने की बात कर लो, हाई क्वालिटी फूड की बात कर लो जिसमें आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहोगे, तो ये वांट्स की कैटेगरी में रख रहे हैं और ये नीड की कैटेगरी। नीड हमारे लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। एक वांट आपका पूरा होगा, नया वांट अराइज हो जाएगा, ठीक है ना? नीड तो लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड नीड के लिए हमें रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही मिला है। तो अगर हम इस फिलॉसफी को समझ जाते हैं ना, तो लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। नीड लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इन्हीं दो लिमिटेड चीज़ों को बैलेंस करना आसान है। बट द मोमेंट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम मैक्सिमम वांट्स को हम अचीव करना चाहते हैं, तो यहां पर आपका तो कह सकते हो कि टशल अराइज हो जाता है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हम चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें अचीव करना। अभी 100 रुपए का घर पे पैसा, 100 रुपए पॉकेट मनी मिला है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मूवी भी देखना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है, और भी कई सारी चीज़ें करनी है, बट पैसे तो उतने हैं नहीं पॉकेट में, कैसे करेंगे? उसी तरीके से जब गवर्नमेंट कोई चीज़ें करती है, तो रोड्स भी बनाने हैं, हॉस्पिटल्स भी कंस्ट्रक्ट करना है, यूनिवर्सिटीज़ बनाने हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं गवर्नमेंट को कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है? और रिसोर्सेज लिमिटेड, टैक्स से आया हुआ पैसा, और गवर्नमेंट के जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उनसे जो जनरेट हुआ हुआ पैसा, उतने पैसे को यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाइड करना है। इकोनॉमिक्स असल में इसी लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज़ कैसे करेंगे वो सिखाता है। इन दिस सब्जेक्ट वी लर्न, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली यही सिखाता है हमें कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज जो स्कार्स है, कम है, उन रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करना है। मतलब उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे अनलिमिटेड वांट्स को, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड वांट्स को हमें कैसे सेटिस्फाई, कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, और कैसे हम सेटिस्फाइड करेंगे कलेक्टिव लेवल पे। दिस सब्जेक्ट टीचेस अस दैट। तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स है क्या? इट इज अ सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर है जहां पर जिसका फोकस राशनल मैनेजमेंट के ऊपर है। इस चीज का राशनल मैनेजमेंट, तो स्कार्स रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कम है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के रैशनल मैनेजमेंट को हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। So it is a subject matter that focuses on the rational management of scarce resources. लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करें, इस सब्जेक्ट में आप ये सीखोगे ना। कौन सा सब्जेक्ट है ये? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। नाउ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है इन अ मैनर सच दैट आर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड। मतलब इन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वांट सेटिस्फाइड हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, इकोनॉमिक गेन हो। और ये इकोनॉमिक गेन हमें माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल पे मिले, मतलब हमें इंडिविजुअल मैक्सिमम गेन हम हासिल करें। अगर हम इकोनॉमिक डिसीजन अपने खुद के लिए ले रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वांट्स को सेटिस्फाइड कर ले। और अगर हम एक लीडर हैं और हमें कोई रिसोर्सेज मिला है और हमको उसका यूटिलाइजेशन करना है, तो फिर वहां पर मेरा डिसीजन क्या क्या होगा कि हम सोसाइटी के लिए कलेक्टिव वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करने का कोशिश, ठीक है? तो वो हम कैसे करेंगे, वो क्या, उसके कॉन्सेप्ट हम कहाँ सीखेंगे कि हम रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं किसमें? इकोनॉमिक्स में, सब्जेक्ट में। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें मैनेज करना सिखाता है, चीज़ों को लॉजिकली मैनेज करना सिखाता है, रिसोर्सेज को लॉजिकली मैनेज करना सिखाता है, इस तरीके से मैनेज करना सिखाता है ताकि हमारा इंडिविजुअल यानी माइक्रो यानी स्मॉल लेवल पे, या मैक्रो या कलेक्टिव लेवल पे हमारा जो गेन है, हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये है हमारा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। अब आते हैं, यहीं से आपको बात, यहीं पर हमने दो दो टर्म हम लोगों ने जो देखा, ये यूटिलाइज हो रहा है कि माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, यानी यहां से आपको पता चल रहा है कि अच्छा, इंडिविजुअल वांट्स को सेटिस्फाई करना,
कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करना, इन्हीं दो नजरियों को लेकर के हमारे इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस डिवाइड होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इंडिविजुअल के नाते तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमें समझ आना चाहिए। कल को हम बिजनेस कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हम उससे कैसे यूटिलाइज करेंगे ये हमें सीखना ही सीखना है। हो सकता है आप में से कोई लीडर बन जाए, ठीक है। अब लीडर बनने के नाते भी उनको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। टैक्स का पैसा कलेक्ट होकर के आया है, तो इस टैक्स के पैसे को बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें। और हाँ, टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको बताइए लीडर इन टैक्सेस को कैसे यूज करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट टॉपिक। क्या यूटिलाइजेशन होता है लीडर्स का, किस तरीके से चीज़ें इन आर कंट्री स्पेशली कैसे रिसोर्सेज को वेस्ट किया जाता है। अदरवाइज जिस द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट वी आर फेसिंग, वी आर गेटिंग, जिस तरह का डेवलपमेंट हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं ना, यकीन मानिए इसी तरीके का डेवलपमेंट चला रहा तो अगले 100 साल तक भी रिजल्ट सेम रहेगा। योर सिटीज एंड ऑल योर एरियाज विल नॉट डेवलप मच। क्यों? रोड्स बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, नालियाँ बनेंगी टूटेंगी, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस की हम लोग बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स को, यानी जो भी सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स में जो भी सब्जेक्ट मैटर है यानी जिन चीज़ों को हमें स्टडी करने वाले हैं ना, उसको हम लोग दो ब्रॉड हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। एक हेडिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी आपको कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं, माइक्रो, मैक्रो। तो हम इन दोनों ब्रांचेस को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। अब यह सवाल है कि ये जो वर्ड है माइक्रो मैक्रो, इसका क्या मीनिंग है, कहाँ से निकला है, किसने इस्तेमाल किया, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है हमारा। तो जो माइक्रो और मैक्रो टर्म है ना इकोनॉमिक्स का, ये प्रोफेसर फ्रिश जो कि नॉर्वे के थे, इन्होंने 1993 में ये वर्ड यूज किया था। जहां माइक्रो और मैक्रो दोनों ही ग्रीक वर्ड है, जहां माइक्रो का मतलब है स्मॉल और मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज। समझ आ गया? माइक्रो, मैक्रो, ये दोनों का दोनों वर्ड जो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले किसने इस्तेमाल करा, प्रोफेसर फ्रिश। कहाँ के थे ये, नॉर्वे के। किस ईयर में इस्तेमाल हुआ है, 1993 में। और इन दोनों वर्ड माइक्रो और मैक्रो का क्या मतलब है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, बोथ आर ग्रीक वर्ड। आगे चलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात कर लें और फिर उसके बाद चलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आप देखेंगे कि 11th और 12th में या फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो इकोनॉमिक्स का दो पोर्शन, दो पार्ट आपको पढ़ने को मिलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये हमारा अभी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। बेसिकली ये ब्रांचेस है, जब आप हायर स्टडीज में चाहोगे तो इकोनॉमिक्स लेकर के ही अपना करियर बिल्ड कर सकते हो इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो देर आर वेरियस स्कोप्स दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों ये इकोनॉमिक्स ब्रांच डेवलप करा गया। देखो, इकोनॉमिक्स ब्रांच को दो डिफरेंट सेपरेट ब्रांच में स्टडी करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। हमने ब्रांच को सेपरेट ही क्यों करा, वाई, एक ही में रखने देते, सारे के सारे इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को एक साथ कलेक्टिवली पढ़ते, अलग क्यों किया, वाई सेपरेटेड। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस पैराडॉक्स को समझते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या है ये, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब है जो बात इंडिविजुअल लेवल पे सही है, जरूरी नहीं है कि वो बात कलेक्टिव लेवल पर भी सही हो। एन इंफॉर्मेशन विच इज करेक्ट एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी करेक्ट एट मैक्रो लेवल। क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन विद एग्जाम्पल। हम आपसे अगर कहें कि आप हर दिन सेविंग्स करो, तुम्हारा जो इनकम है उसका 50% तुम पैसे बचाते चले जाओ, और आपसे ये सवाल किया जाए अगर आप पैसे बचाओगे तो आप अमीर बनोगे कि गरीब, क्या जवाब होगा आपका? जाहिर सी बात है अमीर बनेंगे। जितना ज़्यादा आप पैसा बचाते चले जाएंगे, आपके जितने बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आपके पास उतना ज़्यादा एसेट आने का पॉसिबिलिटी रहेगा एंड यू विल बिकम रिच। बट ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे लोग, सबके सब लोग पैसा बचा रहे हैं, सबके सब लोग पैसे सेव कर रहे हैं, क्या ऐसी अर्थव्यवस्था अमीर बनेगी या गरीब?
ऐसी अर्थव्यवस्था अमीर नहीं बनती, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं गरीब हो जाती हैं। सच इकोनॉमी बिकम्स पुअर। अब कहोगे ये कैसे? समझते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल से एलैबोरेट करते हैं। अगर सब लोग पैसा बचा रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में वो कम सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर बाइंग लेस गुड्स एंड सर्विसेज, सही ना? तो अगर मार्केट में गुड्स और सर्विसेज कम बिक रहा है, तो आगे उसका प्रोडक्शन भी कमेगा, सही है? प्रोडक्शन अगर आगे कम हुआ तो बहुत सारे लोगों का जॉब जाएगा, सही है? अब जिन लोगों का जॉब गया है, अब जाहिर सी बात है उनका प्रोडक्शन, उनका कंजम्पशन और कम होगा, वो पहले से और कम चीज़ों को खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था क्या है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पे प्रोडक्शन, जो गुड्स और सर्विसेज का पहले प्रोडक्शन हो रहा था, जिस लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था, अब उससे वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आना शुरू हो। इसका मतलब ये इकोनॉमी अमीर नहीं हो रही, गरीब हो रही है, ठीक है? जिस इकोनॉमी में जो जो लोग जब इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वही चीज़ें गुड्स और सर्विसेज के डिमांड का क्रिएशन बनती हैं और जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है। क्या पाया हमने? कि हम पैसे बचा रहे हैं, तो हम अमीर हो रहे हैं। सब लोग पैसा बचा रहा है, तो देश गरीब हो रहा है। तो व्हाट इज़ ट्रू एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी ट्रू एट मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे जो बात सही है, वो मैक्रो लेवल पे वो बात सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस डिवाइड हुए। एक कहला रहा है इंडिविजुअल लेवल माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल लेवल इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल यूनिट्स लेवल पे स्टडी करेंगे। और दूसरा कहला रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, वो बेसिकली इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कहने का मतलब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कंज्यूमर, उनके बिहेवियर को। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि मार्केट कितने तरह का होगा। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि मार्केट में प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं। मतलब ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इज डिसाइडेड ऑन इंडिविजुअल लेवल वी विल स्टडी इन माइक्रो। आगे चलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एग्रीगेशन होता है? क्या हमें यहाँ पे एडअप करने की जरूरत पड़ती है कोई वैल्यू निकालने का? आप तो कह रहे हो इंडिविजुअल लेवल, तो इसका मतलब जीरो एडिशन होगा। या एडिशन होगा या नहीं होगा, तो देयर विल बी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अभी माइक्रो लेवल का मतलब एकदम से ये नहीं समझना कि एकदम स्मॉल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में हम इंडिविजुअल लेवल कहा गया है। इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल लेवल का मतलब एक सिंगल प्रोड्यूसर भी हो सकता है और एक सिंगल इंडस्ट्री भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टाटा एंड स्टील कंपनी। अगर हम इसके प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी माइक्रो स्टडी होगा। इनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे तो माइक्रो स्टडी हुआ। और अगर हम स्टील इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री में तो बहुत सारे फर्म आ जाएंगे ना, टाटा स्टील कंपनी हो गया और ऐसी बहुत बहुत सारी कंपनियां, जैसे कामधेनु स्टील है और ऐसी बहुत सारी कंपनी जो स्टील बनाती है। सेल एक कंपनी है जो स्टील बनाती है। इन सारे के सारे कंपनी को जब आप जोड़ोगे, तो इन पूरा आप कलेक्टिव स्टील इंडस्ट्रीज को स्टडी कर पाओगे। तो स्टील इंडस्ट्री का जो स्टडी है, इसमें आएगा, मैक्रो में नहीं आएगा, माइक्रो में ही आएगा। तो जब आप टाटा एंड स्टील का स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे ज़्यादा ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसके डिटेल्स को जान लीजिए, वही आपका इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप स्टील इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, तो आप टाटा स्टील के बारे में पढ़ेंगे, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, आप ऐसी उन सारी कंपनीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो स्टील का प्रोडक्शन कर, ठीक है? तो एग्रीगेशन यहाँ पे है, एडिशन है, लेकिन थोड़ा एडिशन है, लिमिटेड एडिशन। आगे चलेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, माइक्रो इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है और किससे रिलेट करता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से है, रिसोर्सेज के इस्तेमाल से। वो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड है, हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए, रिसोर्सेज के यूज करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, किन पॉलिसीज के तहत हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन माइक्रो। अगेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिन इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है डिमांड एंड सप्लाई। क्या स्टडी करते हैं हम? डिमांड एंड सप्लाई। जिस सेक्टर को स्टडी करोगे, उस सेक्टर का डिमांड निकाल लो, उस सेक्टर की सप्लाई निकाल लो, और वहां से आप उस सेक्टर के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आप स्टडी कर सकते हो। फर्दर, डिटर्मिनेंट, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो कौन सा फैक्टर है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो है प्राइस। इट इज द प्राइस दैट सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन माइक्रो लेवल। तो माइक्रो लेवल पे प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। आगे चलेंगे, मेथड ऑफ स्टडी की बात करें, यहाँ पर जो स्टडी का मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो मोस्टली पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। मतलब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं और एक फैक्टर स्टडी कर रहे होते हैं। यानी देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर एज्यूम्ड कांस्टेंट और उसके बाद एक फैक्टर या दो फैक्टर को एक साथ स्टडी कर रहा जाता है, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कैसा इक्विलिब्रियम एनालिसिस हुआ, ओवरऑल सिचुएशन को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम को जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम पार्शियल बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़-तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप आगे जाके लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा डिमांड तो बहुत सारे रीज़न की वजह से चेंज कर रहा है। प्राइस की वजह से कैसा चेंज होगा? एक फैक्टर। इनकम की वजह से कैसा चेंज होगा? दूसरा फैक्टर। तो हम बाकी फैक्टर को कांस्टेंट मान रहे हैं और एक-एक फैक्टर के परफॉर्मेंस को हम लोग यहाँ पे एनालाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ स्टडी कैसा है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या मतलब हुआ? वन फैक्टर्स विल बी स्टडीड, रेस्ट विल बी अस्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। आगे चलिए, इस इकोनॉमिक ब्रांच का दूसरा नाम क्या है? यानी इसी इकोनॉमिक ब्रांच को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। अब आ जाते हैं, माइक्रो हमने डिस्कस कर लिया, तो सिमिलरली हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस कर ले। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। जब आप किसी अर्थव्यवस्था का कलेक्टिव स्टडी करोगे, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप कलेक्टिव लेवल पे जब आप स्टडी करोगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। जैसे आपसे कह दे कि बेरोजगारी का सिचुएशन बताइए देश में क्या है, तो विल दिस बी ए स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? कलेक्टिव स्टडी है ना, पूरी इंटायर इकोनॉमी का आप एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम इकोनॉमिक लेवल पे, एक अर्थव्यवस्था के लेवल पे जब हम चीजों को स्टडी करेंगे, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस इंडियन इकोनॉमी का टोटल डिमांड पता करना है। आप टोटल डिमांड सोच रहे हो, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, कितने सारे सर्विस सेक्टर हैं, कितने सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन, इन सारे सेक्टर्स को मिला करके आपको देखना होगा कि कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज का कितना लेवल का डिमांड आ रहा है, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चर ही सिर्फ उठाओगे तो एग्रीकल्चर में एक दो प्रोडक्ट है क्या? कई प्रोडक्ट होंगे। अब सारे का डिमांड आप ऐड करते रहो तब आपको मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। तो समझ लो कितना एग्रीगेशन है इसमें, बहुत ज़्यादा सम टोटल करना पड़ता है इसमें। आगे चलिएगा, यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिकली लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इनकम, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स को अगर किसी एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट समझ होना चाहिए तो दिस वन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज ही इज गोइंग टू बिकम अ लीडर जिनके पास रिसोर्सेज होंगे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कलेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर उसका सेंस इंडिविजुअल लेवल का है, इंडिविजुअल लेवल का सेंस डेवलप नहीं करना पड़ता, एवरीबडी नोज दैट। आपको अपना डिसीजन नॉर्मली पता होता है, लगभग लोग ले ही ले लेते हैं। हाँ, वहां पर भी गलतियां होती है बट उसका असर सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा, सब पे नहीं पड़ेगा। बट व्हेन यू बिकम अ लीडर और आपका लेवल बस इंडिविजुअल थॉट वाला है, कलेक्टिव थॉट वाला डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर क्या करोगे आप? जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे डिसीजन लोगे जो तुम्हारा तो फायदा देगा, हो सकता है इसमें तुम्हारा फायदा हो या चंद लोगों का फायदा हो, लेकिन बड़े लेवल पे नुकसान हो जाए। तो एक लीडर के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंस डेवलप होना बहुत जरूरी है और उसका इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिकली इनकम और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स का डिस्कशन है। यानी यहाँ पर जो भी पॉलिसीज और प्रिंसिपल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो इनकम से रिलेटेड होगा, वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इसी से कनेक्टेड पॉलिसीज और प्रॉब्लम्स को हम लोग, प्रिंसिपल्स को हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। आगे चलेंगे, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी ओवरऑल डिमांड, ओवरऑल सप्लाई। एक इकोनॉमी लेवल पे टोटल डिमांड कितना है और एक इकोनॉमी लेवल पे टोटल सप्लाई कितना है, इसको हम लोग
एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, उसी के आधार पे हम देखेंगे कि डिमांड ज्यादा है कि डिमांड कम है, इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, बेरोजगारी ज्यादा है बेरोजगारी कम है, वगैरह वगैरह। आगे चलेंगे, डिटर्मिनेंट की बात कर लें। देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्राइस था ना, लेकिन यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यहाँ पे है income। यानी अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिसीजन मेकिंग करते हो तो वहां पे प्राइस बहुत मैटर करता है, लेकिन जब आप कलेक्टिव लेवल पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वहां पर तुम्हें इनकम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इनकम को मेन कॉन्सेप्ट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे चलिए मेथड ऑफ स्टडी की बात कर लें तो जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, यानी कलेक्टिवली हम बहुत सारी चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली एक साथ हम कई सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, समझने का कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहलाता है। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट। आगे चलेंगे हम लोग, इसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या था, थ्योरी ऑफ प्राइस, प्राइस थ्योरी। ये क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करने वाले स्कार्सिटी एंड अबंडेंस। स्कार्सिटी एंड अबंडेंस, स्कार्सिटी का मतलब होता है लेस अवेलेबिलिटी, लिमिटेड, लिमिटेड होना। अब देखिए स्कार्सिटी मतलब कमी, और ये कमी कैसे पता चलना है हमें, डिमांड जब ज्यादा हो सप्लाई से। अगर कोई भी रिसोर्सेज उसका डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो समझ जाइए वो रिसोर्सेज स्कार्स है, दैट रिसोर्सेज इज लिमिटेड। जैसे विंटर सीजन में सनलाइट का डिमांड ज्यादा होता है और सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो आप कह सकते हो इन द विंटर सीजन सनलाइट इज स्कार्स, राइट। तो कोई भी रिसोर्सेज का डिमांड अगर ज्यादा हो और उसकी सप्लाई अगर कम है तो आप कह सकते हो वो रिसोर्सेज क्या है, स्कार्सिटी में। तो स्कार्सिटी refers to a situation where demand of resources is greater than supply of resources, यानी इस सिचुएशन को हम कह रहे हैं स्कार्सिटी। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, अगर किसी भी रिसोर्सेज का डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो आप कह सकते हो दैट रिसोर्सेज इज स्कार्स। आगे चलिए, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं अबंडेंस होना। तो व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज। एग्जांपल के तौर पे समर सीजन में सनलाइट का डिमांड ज्यादा नहीं होता बट द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इज ऑन द हायर साइड, तो हम कह सकते हैं कि सनलाइट इन द समर सीजन इज इन अबंडेंस। आगे चलिए, अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते किसको है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, क्यों अराइज होता है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी इस आगे के पोर्शन में कवर अप करने वाले। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो जब कभी भी हमें चूज करना पड़े, चॉइस का प्रॉब्लम अराइज हो जाए, समझ जाओ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है और उस प्लॉट ऑफ लैंड में आपको खेती करना पड़ रहा है, कितना खेती करें और घर भी बनाना है। अगर आपको सिर्फ खेती करना है तो प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पे, आप बस ये देख लो कि कौन सा चीज का खेती करें, सिंपल। लेकिन द मोमेंट आपने ये डिसीजन लेना है कि उस खेत के कितने सारे हिस्से में हम अपने रहने के लिए मकान बनाएंगे और कितने एरिया में हमें खेती करना है, तो यहाँ पर से आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाए। चॉइस, चूज करना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है, डिसाइड करना पड़ रहा है, राइट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। आपके फादर आपको बोल दें एमबीए करना है कहीं से भी कर लो, पैसे का टेंशन नहीं लेना, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोल देंगे कि आपके पास 5 लाख रुपीज ईयरली हम खर्च कर सकते हैं बाबू, अब देख लो इस 5 लाख रुपीज में तुम किस जगह से किस कॉलेज से आप एमबीए करोगे, ये डिसाइड करना तुम्हारा काम है। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो गया, नाउ यू हैव टू चूज इन दैट लिमिट कि आपको आपके लिए कौन सा बेस्ट सिचुएशन। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो चॉइस की जरूरत की वजह से अराइज हो, जहां पे हमें चूज करना पड़ता है, समझ जाइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो गया। और चॉइस क्यों करना पड़ता है भाई, चॉइस इस वजह से करना पड़ता है बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, एक तो वो लिमिटेड है और साथ ही साथ उस रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज है, ठीक है। उस प्लॉट ऑफ लैंड का एक से ज्यादा यूज था,
खेती भी करना था, खेती भी कर सकते थे, फैक्ट्री भी डाल सकते थे, रहने के लिए मकान भी बना सकते थे, तो मल्टीपल यूजेस थे। अब ये जो डेफिनेशन है ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कह रहे हैं, इसी वजह से अराइज हुआ है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमें चूज करना पड़ रहा है। और वो चूज करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और साथ ही साथ उस रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ उसका एक से ज्यादा यूज है, इस वजह से हमको चूज करना पड़ रहा है। किसने कहा इसको? प्रोफेसर एरिक रॉल ने कहा। इस डेफिनेशन को प्रोफेसर एरिक रॉल ने डिफाइन करा। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कितने कारण हैं? तो दो कारण बनते हैं, रिसोर्सेज, और दो कारण बनते हैं वांट्स। दो रिसोर्सेज की वजह से आता है और दो वांट्स की वजह से आता है। अब देखो, पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तीसरा है रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज, और चौथा है वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। देखो ये दोनों वांट्स से आया पॉइंट, और ये दोनों आया रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है, लिमिटेड है, हमें जितना चाहिए उससे कम है ना। मिला सही है, गॉड ने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया। तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है ना, 70 साल 80 साल ही जीना है, तो उसके हिसाब से हमें लिमिटेड रिसोर्सेज मिला है। अब इटर्निटी में जीना रहेगा तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलेगा। अभी तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं, हालांकि ख्वाहिश है कि खूब हो, जितना मिलता है कम लगता है। विश तो यही है, इंटरनल वांट तो हमारा यही चाहता है, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा सिचुएशन मिले कि जो चाहे वो हासिल हो जाए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ। व्हाई? बिकॉज दिस लाइफ इज लिमिटेड। लिमिटेड लाइफ के लिए हमें रिसोर्सेज क्या मिला है? स्कार्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। वांट्स, हमें हमारे वांट्स बहुत ज्यादा है, बट रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, एक से ज्यादा यूज है। इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्सेज है, बहुत सारा यूज कर सकते हो आप, लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, फैक्ट्री चलाने के लिए यूज कर सकते हो, मशीन चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसी तरीके से ह्यूमन वांट्स के बारे में बात करें तो वांट जो है ना वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, एक से ज्यादा ह्यूमन वांट्स। एक वांट जैसे ही पूरा होता है दूसरा वांट अराइज हो जाता है। एक जरूरतें पूरी हुई, दूसरी जरूरत आपके सामने आ गई। वांट के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, ये इंटेंसिटी में और अर्जेंसी में भी डिफर करता है। एक ही चीज हमें अभी ज्यादा जरूरी है तो बाद में कम जरूरी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एग्जाम देने के सिचुएशन में हो, मतलब अगले वीक आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो यू विल बाई स्टेशनरी प्रोडक्ट, यू विल बाई की जो चीजें आपको एग्जाम में चाहिए, चाहे पेन हो, पेपर हो, वगैरह वगैरह, ये चीज ज्यादा खरीदो। लेकिन अगर आपका एक हफ्ते के बाद छुट्टी होने वाला है, तो फिर क्या चाहोगे? चाहोगे कि खेलने कूदने की, इंटरटेनमेंट की चीजें ज्यादा खरीदो, ना कि पढ़ने लिखने की। तो वांट क्या हो गया ना, डिफर करता है इंटेंसिटी में, किस चीज की जरूरत जितनी ज्यादा होगी वो वांट जो है ना आप उसको जल्दी फुलफिल करना चाहोगे। तो वांट, हर वांट की इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, अर्जेंसी जो है वो डिफरेंट है, प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये चारों मिलकर के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। रिसोर्सेज का कम होना, वांट्स का अनलिमिटेड होना, रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करना, और वांट्स का इंटेंसिटी या अर्जेंसी या प्रायोरिटी में डिफरेंट होना। हर वांट आपको डिफरेंट टाइम पे चाहिए होता है। हम मार्केट गए हैं, कुछ खरीदना है, कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गए, बट भूख लग गया, तो नाउ यू विल पोस्टपोन योर बाइंग ऑफ द क्लोथ, और आप जाओगे पहले रेस्टोरेंट ढूंढोगे, खाना खाओगे। तो ये था कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप कि आज के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस करा? इकोनॉमिक्स, इसकी मीनिंग डिस्कस करी हम लोगों ने, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस के बारे में जाना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस करा, और एट लास्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से अराइज होता है, कितने तरह का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है। तो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। इस लेक्चर में जितने भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं उस पर बेस्ड जितना क्वेश्चंस बनता है आप उतने क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे। आप आज के लिए इतना ही।